हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैंने लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर का नाम है भू आकृति विज्ञान। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट पेपर का नाम है भू आकृति विज्ञान। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ज्वालामुखी से चाहे क्वेश्चन जो है आप किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो और आपके भी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी से ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो आप क्यों ना पहले ही आप उसको अच्छे से तैयार कर लो और इस वीडियो को देखने के बाद ना आपसे ज्वालामुखी से कितने भी घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछे तो आप अच्छे से कर पाओगे और अधिक सीमा में लिख पाओगे। ठीक है, बस आप एक बार ईमानदारी के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखो और मेरे चैनल से भी जुड़े नहीं तो प्लीज़ जुड़ जाओ। ठीक है, और देखो कमेंट में किया करो। ठीक है, क्योंकि कमेंट में पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आपको समझ में आता है, मुझे भी पता चलता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप कमेंट आप लोग करते रहिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ठीक है, आपसे एक हेडिंग हो गया आपका ज्वालामुखी किसे कहते हैं, यानी परिभाषा पूछ रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट के क्या कारण है, मतलब आपका दो हेडिंग हो गया। विस्फोट पूछ रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट क्यों करता है, क्यों, इसका कारण क्या है, तो इसको भी हम जानेंगे। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखे क्रेटर तथा कालडेरा में अंतर। देखो भाई ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, शॉर्ट में तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि क्रेटर तथा कालडेरा में अंतर बताया। ठीक है, तो आप जानोगे तभी तो लिख पाओगे कि क्रेटर और कालडेरा में क्या अंतर है, तो इसको भी हम जानेंगे। या अगर आपसे कहे कि ज्वालामुखी के अर्थ एवं परिभाषा वो प्रकार बताइए। ठीक है, मतलब कि अर्थ क्या होगा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी किसे कहेंगे और परिभाषा इसको देना है जो कि किसी वैज्ञानिक मत का होगा, मत उनका होगा, वैज्ञानिक मत होगा, एक या दो मत दे दो, परिभाषा आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि ज्वालामुखी जो है ऐसा थोड़े है कि बस ज्वालामुखी जो है इसका अर्थ ही इसमें लिखना है, नहीं परिभाषा ही लिखना है, नहीं कि ज्वालामुखी कई प्रकार के भी होते हैं, उसको हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो देखिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इतनी अच्छी भाषा में मैं इसको आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा और आप बहुत अच्छे से खुशी खुशी सीख भी जाओगे, आपको ऐसा बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या है, ज्वालामुखी का अर्थ। तो हम ज्वालामुखी का अर्थ जानेंगे। ठीक है, ज्वालामुखी के अर्थ जानेंगे। तो देखिए ज्वालामुखी का मतलब क्या होगा, ज्वाला मतलब तो आग होता है, मुखी का मतलब मुख होता है ना। देखिए ज्वालामुखी का अर्थ है जिसकी मुख से आग निकलती हो। ठीक है, ध्यान से सुनो, बस सुन लोगे तो आप अच्छे से लिख लोगे। जिसके मुख से आग निकलती हो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही ज्वालामुखी कहते हैं, सिंपल। ज्वालामुखी द्वारा अचानक विस्फोट होता है। ठीक है, अचानक से होता है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे होगा, नहीं अचानक से होता है, क्योंकि वो लंबे समय से अंदर से पृथ्वी के अंदर से वो बना रहता है। ठीक है, और अचानक एक ही दिन वो क्या होता है, विस्फोट होता है, जिसके द्वारा उसमें से मैग्मा, है ना, मैग्मा, उसके बाद गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर, ये सभी क्या होता है बहुत तेजी के साथ बाहर निकलते हैं जब विस्फोट होता है तो। ठीक है, तो इन सभी वस्तुओं का निकास, अब ये जो विस्फोट होगा ये इतनी सारी जो चीज़ें इसमें भरी हुई हैं तो कैसे निकलेंगी, तो इसके निकास के लिए एक नली द्वारा होता है जिसको निकास नली कहते हैं। ठीक है, जैसे वो सब निकलेंगे उसे क्या कहेंगे, उसे निकास नली कहते हैं। मैग्मा जो है धरती पर आने के लिए, अब मैग्मा जो अंदर भरा पड़ा हुआ है वो धरती पे आने के लिए वो क्या करेगी, एक छिद्र बनाता है, छिद्र बनेगा तभी तो वो धरती पे आएगी। तो इस छिद्र को ही हम वीवर कहते हैं या क्रेटर कहते हैं। ठीक है, किस क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ठीक है, जब ज्वालामुखी का उद्गार जब शांत हो जाता है, मतलब जो है उसमें से मैग्मा निकलना जब मतलब रुक जाता है, शांत हो जाता है जब, और उस वीवर में, है ना, यानी क्रेटर में पानी इकट्ठा होने से जो क्रेटर झील का निर्माण होता है, जब उसमें जब शांत होता है तो एक क्या होता है उसमें वीवर में पानी इकट्ठा होने से क्या होगा, वहाँ पे क्रेटर झील, उसको क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, और जैसे आपको चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं क्रेटर झील किस तरीके से होता है, एक मिनट। हाँ देखिए फिगर के साथ देखिए क्रेटर झील आपको किस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये आपका हो गया इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या है, मैग्मा है। ठीक है, ये पूरा मैग्मा भरा पड़ा है। तो ये जब शांत हो जाएगा तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, क्या इकट्ठा हो जाएगा, पानी, यहाँ पे पानी, इसी को कह रहा है, इसी को कह रहा है क्रेटर झील। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्रेटर झील। ठीक है, भीतर के जो पदार्थ जो है बाहर निकलकर धरातल पर जब जमा होते रहते हैं उसमें से, तो जैसे शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। ठीक है, किस तरीके का हो जाता है, इस तरीके का वो ढेर बन जाएगा, धीरे धीरे निकलते 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 जो है अंदर से जो भी हमने बताया आपको, कंकड़, धूल, धुआं, जो ये सभी जो है, धुआं, कंकड़, पत्थर, ये इकट्ठा होते होते इस आकार के बन जाता है, मतलब कि शंकु के आकार के बन जाता है। और ढेर, ये ढेर ही तो हो गया यहाँ पे।
तो शंकुकार का बन जाता है, ठीक है। तो इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ये पर्वत जैसे आपको दिख रहा है ना, तो इसी को क्या कहेंगे, ज्वालामुखी से ही तो पर्वत बना है, तो इसी को कहेंगे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, ठीक है। कभी कभी धरती का जो सतह पर जो है दरार बन जाती है, जैसे अधिक मात्रा में मैग्मा क्या हो जाता है, जब ये पृथ्वी है मान लीजिए कि, और यहाँ से अगर दरार कहीं से बन जाती है इस तरीके से, तो इसमें से मैग्मा बहुत तेज़ी से निकलती है बाहर, ठीक है, बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है। ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है, ठीक है, चलिए हम बताते हैं क्यों होता है, जाने। भूगर्भ में जो पदार्थ जो है, यानी कि पृथ्वी में जो पदार्थ जो है, वो पिघले अवस्था में रहते हैं, जहाँ पर भूतल कमजोर होता है। मैग्मा उस भाग को तोड़कर क्या करता है, बाहर निकल आता है, और उसे ही कहते हैं ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ठीक है। उसे ही कहेंगे कि ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। जब मैग्मा जो पृथ्वी का अंदर है वो बाहर निकल जाता है, तो ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, ठीक, मतलब मैग्मा का बाहर आना ही क्या है, विस्फोट है। चलिए और अच्छे तरीके से आपको बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, आप चूल्हे पर रोटी या कुकर में दाल पकते समय आप देखे होंगे कि जब रोटी फूलते फूलते अधिक फूल जाती है तो एक छिद्र हो जाता है, देखे ना, ऐसे छिद्र हो जाता है जब ज़्यादा फूल जाती है तो, जैसे कि वाष्प बाहर निकलने लगती हैं, और कभी कभी तो हम अगर वहाँ पे हाथ रखे रहते हैं तो बहुत तेज़ से जल भी जाता है उसके वाष्प से, ठीक है। तो कभी कभी तो रोटी का छिद्र इतना बड़ा हो जाता है कि दरार बन जाता है वहाँ पे रोटी, ठीक है। वहाँ पे रोटी की जो पपड़ी जो होती हैं उसमें क्या हो जाता है, दरार बन जाता है, और रोटी की जो वाष्प बाहर निकलने लगती है, ठीक है। आपने जैसे कि दिवाली में, बारात में, या अन्य उत्सव पर्व जो भी होगा त्यौहार को मनाते समय अनार पटाखा, पटाखा जो है, पटाखा उसको बोलते हैं, पटाखा को जलते देखा होगा। अनार के जो भीतर से जो जलते हुए तेजी के साथ जो पदार्थ जैसे कि गैस, चिंगारी, राख बाहर निकलते हैं उसमें से, देखे होंगे। ऊंचाई में वो जाकर फिर धरती पर, भूपटल पर आकर गिरते रहते हैं, और इसी प्रकार मतलब इसी तरह ज्वालामुखी का उद्गार के समय धरती के भीतर से क्या करता है, मैग्मा, लावा, राख, है ना, ये सभी निकल कर बाहर जमा हो जाते हैं। और जो बाहर निकलते हैं तो इसकी जो इससे शंक्वाकार ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, क्योंकि वो ढेर बना देता है, ठीक है। इस तरीके से वो ऐसे वो इकट्ठा होते रहता है, इकट्ठा होते रहता है, तो ये शंकुआकार का बन जाता है, ठीक है, शंकुआकार का। तो इसे ही कहते हैं शंकुआकार ज्वालामुखी, ठीक है, यानी कि शंकुआकार ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण इससे होता है। और जो है आपका, अगर आप इसको प्रैक्टिकली करना चाहेंगे तो आप अध्यापक की सहायता से करना। आप जैसे कि मिट्टी ले लो, ठीक है, मिट्टी का बना अगर खाली अनार लीजिए, जिसमें कि छिद्र से थर्मोकोल के छोटे छोटे टुकड़े, कागज़ के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा, ये सभी क्या उसमें भरना है, ठीक है, किसमें, आपको वो खाली अनार में, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि अनार की जो पेदी जो है, यानी कि नीचे की जो छोटा सा जो छिद्र है, ठीक है, ये अनार है, इस जो छोटा सा जो ये छिद्र है, उसमें रबर की नली लगाएं, और छिद्र को अच्छी तरह से बंद करके, और रबर नली से मुंह से फूंक कर वहाँ पे आपको क्या करना है, फूंक मारना है। उसके बाद देखेंगे कि हवा बल द्वारा जो है भीतर से कागज़ के टुकड़े, भुरादा आदि जब वो है वो सभी बाहर आ जाते हैं। मतलब कि आप समझ गए होंगे कि बिना बल के ज्वालामुखी का उद्गार तो नहीं होगा, मतलब अंदर से बल लगता है तभी वो जो है विस्फोट होता है, तभी वो उद्गार उसका होता है ज्वालामुखी का। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बल के द्वारा ही ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिना बल का ज्वालामुखी का उद्गार नहीं हो सकता। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की साइड। हाँ, दूसरा हेडिंग आपसे कह रहा है कि ज्वालामुखी का परिभाषा, परिभाषा जान लेते हैं भाई, अर्थ तो जान गए, परिभाषा जान लेते हैं। तो एक महोदय है जिनका नाम है लागवेल एवं फिलट, ये ज्वालामुखी को परिभाषित करते हुए लिखे हैं कि ज्वालामुखी एक या अनेक छिद्रों का वह समूह होता है जिससे होकर भूगर्भ में स्थित उष्ण गैसें और ठोस पदार्थ धरातल पर पहुंचते हैं। ये किनका कहना है, लांगवे एवं फिलंट के, ठीक है। एक और महोदय हैं जिनका नाम है वार वारसेस्टर के अनुसार ज्वालामुखी, ज्वालामुखी सामान्यतः एक गोल या लगभग गोलाकार छिद्र है जिससे भूगर्भ से उत्पन्न गैसें, जल, लावा एवं सेल टुकड़े निकलते हैं। इन्होंने लगभग वही बातें बोली। तो देखो आपको परिभाषा लिखना है, दो इसमें परिभाषा हमने दिया है, इसको आपको याद कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा हेडिंग है ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण। भाई ज्वालामुखी के विस्फोट होते क्या है, हम अर्थ जान लिए, परिभाषा जान लिए हैं, तो चलो हम इसको भी जान लेते हैं, विस्फोट। तो इसमें विस्फोट में पहला आपका हेडिंग लगाना है कि गैसों की उत्पत्ति, है ना, गैसों की उत्पत्ति। देखिए ज्वालामुखी विस्फोट में गैसों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है,
और गैसों में जो जल वाष्प का अधिक शक्तिशाली होता है कि अनुमान है कि इन गैसों का निर्माण जो है द्रवित चट्टानों से ही होता है। जलवाष्प समूहतः उस जल से बनती है जो कि जो भूगर्भ के उष्ण प्रदेशों में दरारों से होकर पहुंचता है, और ऐसा उन ज्वालामुखियों के साथ अधिक संभव है जो कि सागरों के निकट स्थित रहते हैं वहीं पे। तो इन ज्वालामुखियों के आधार पर तल निश्चय समुद्र की सतह से नीचे है। ठीक है, तो यहाँ गैसों की उत्पत्ति के कारण जो है यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। दूसरा ये कि बसाल्ट चट्टानें। भाई बसाल्ट चट्टानें क्या है? बसाल्ट चट्टानें की प्राप्ति का अगर बात करें तो ये भूगर्भ में प्रायः उस प्रदेश में पाया जाता है जहाँ ताप ऊंचा पाया जाता है। विस्फोट के स्थान पर निक्षेपित चट्टान। निक्षेपित चट्टान का मतलब ये कि कोई चट्टान है और वहाँ से अगर धीरे धीरे धीरे, मान लीजिए कि ये चट्टान है, ठीक, ये चट्टान है पत्थर का, और यहाँ पे धीरे धीरे इसमें से जो है छोटे 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 कण गिरते जाएंगे, नीचे गिरेंगे ना, यहाँ गिर एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि धीरे 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 एक इस तरीके का ढेर बना देगा। तो ये निक्षेपित यही होता है कि निक्षेपित, जैसे आप सिलबट्टे पे मसाला जैसे पीसते हो तो मसाला हमारा क्या हो जाता है? निक्षेपित हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये निक्षेपित चट्टानों में 90 या 95% बसाल्ट चट्टान ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कि ज्वालामुखी पर्वतों का वितरण। ज्वालामुखी पर्वतों का वितरण में इसमें आपको ये लिखना है कि इस प्रकार के पर्वतों का जो वितरण जो है देखने से पता चलता है कि संसार के कमजोर भूभागों का इनसे ही निकट संबंध है। ठीक है, चौथा है कि पदार्थ की प्राप्ति का स्रोत। ज्वालामुखी जो फटता है तो आपको पदार्थ, ये आगे पढ़ेंगे, चलो। पदार्थ की प्राप्ति का स्रोत कह रहा है, तो इसमें देखिए एक ज्वालामुखी का निर्माण करने वाले जो पदार्थों में कुल चट्टानें हैं जो कि ज्वालामुखी से भीतर की परतें में पाई जाती हैं, और ये आवश्यक नहीं है कि अंत में पर्वत का आवरण जो है बसाल्ट चट्टान द्वारा ही बनता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। पांचवा है कि ताप का स्रोत। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, इस सिद्धांत में आस्था रखने वाले सिद्धांत जो भी विद्वान है वो भौगर्भिक ताप का कारण और सौर ताप के ही शेष भाग है। मतलब ये है कि जो पृथ्वी अभी पूर्णतः ठंडी नहीं हुई है, केवल भूपटल ठंडा हो चुका है। कुछ विद्वानों के अनुसार जो भौगर्भिक हलचलों एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ताप उत्पन्न होता है। तो ये आपका हो गया ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है, अब आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के हो तो आप इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार के, और आपको इस एक साथ और भी बताएंगे जो आपको इसमें ये बताया जाएगा कि हमारे विश्व के जो है प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से। एक्स्ट्रा आप लिखोगे मतलब एग्जाम कॉपी में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको उसको याद करना है। तो देखिए ज्वालामुखी मुख्यतः तीन रूप से पाया जाता है। एक जागृत, मतलब कि जागता हुआ ज्वालामुखी, जिंदा, है ना। दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी। तीसरा है शांत ज्वालामुखी। अब तीनों के बारे में हम जान लेते हैं। जागृत, है ना, पहले जानेंगे जागृत यानी कि जागता हुआ ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहता है, ऐसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि जागृत, है ना, जागता हुआ। इससे जो है इनसे लावा हमेशा निकलता रहता है, हमेशा निकलता रहता है। जैसे कि एटना है एवं स्ट्राम्बोली नामक जागृत ज्वालामुखी इसके उदाहरण है, और ये जो है ये सिसिली द्वीप इटली के समीप में स्थित है। ठीक है, तो इसमें आपको ज्वालामुखी जागृत ज्वालामुखी में इतना ही लिखना है कि ये हमेशा इसमें से लावा निकलता रहता है। इसका उदाहरण है एटना एवं स्ट्रोम्बोली, ये जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, दूसरा आपका है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या है भाई? तो सुषुप्त का ऐसे ही मतलब चल रहा है कि ये ऐसा ज्वालामुखी जो काफ़ी समय तक शांत रहने के बाद, है ना, सुस्त होते हैं इंसान, ठीक वैसे ये भी है, समझ लो शांत। सुषुप्त मतलब शांत। तो शांत रहने के बाद एकाएक अचानक से लावा, राख, ये सभी उगलने लगे, जैसे कि जापान का फ्यूजमा और इटली का विसुवियस है ना, ये सभी क्या है, ये दोनों क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी, है ना। आराम से शांत से रहेंगे और अचानक से क्या कर देंगे वो, इसमें से उन लोगों का उसका उद्गार होने लगेगा। ठीक है, तो ये सुसुप्त हो गया। तीसरा है कि शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी, देखो भाई शांत ज्वालामुखी में ऐसे नाम से भी पता चल रहा है कि शांत ज्वालामुखी। सुसुप्त यहाँ पे तो था कि शांत था, लेकिन ये कुछ असर दिखा रहा था। बाकी चलिए देखते हैं। तीसरा शांत ज्वालामुखी, ये इस प्रकार की जो ज्वालामुखी है ये कभी उद्गार नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब नहीं हो रहा है। कभी उद्गार हुआ था लेकिन अब नहीं हुआ है, क्योंकि इसका कारण ये है कि जो मुख्य ज्वालामुखी पदार्थों से भर जाने से इसका क्या हो गया, मुख बंद हो गया है, और इसके मुख्य जो है क्रेटर में पानी भर जाने के कारण ये क्रेटर झील बन जाती है, जो हमने बताया है किस तरीके से। म्यांमार का पोपा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की ओरेगन राज्य के क्रेटर झील इसके प्रमुख उदाहरण है। विश्व या भारत के एक प्रमुख ज्वालामुखी का नाम बताइए कमेंट में। ठीक है,
विश्व या भारत के एक ज्वालामुखी का नाम बताना है आपको। किसका? विश्व का बताइए या भारत का बताइए, कमेंट में करके बताना है। अब चलिए हम एक्स्ट्रा जानते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ठीक है, देखिए विश्व का प्रमुख ज्वालामुखी आपको ये तो जानना चाहिए कि कौन कौन से है। एटना है ना, एटना ज्वालामुखी जो है सिसिली द्वीप यानी कि इटली के समीप है। और फ्यूजमा जो है ज्वालामुखी ये जापान में। और वेसुवियस ज्वालामुखी जो है इटली में। पोपा ज्वालामुखी जो है म्यांमार में। और बैरन ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत में स्थित है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को आपको एग्ज़ाम एग्ज़ाम बोर्ड की जो कॉपी होगी उसमें आपको ये चीज़ें लिखनी है, बहुत ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ज्वालामुखी से सारा का सारा हेडिंग जो है वो इसमें कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इस वीडियो को लास्ट तक आप देख लो। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं कि भाई ज्वालामुखी का क्षेत्र भी तो होता होगा कि ज्वालामुखी कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता होगा, है ना, कहाँ पे ज़्यादा इसका उद्गार होता होगा। तो इस तरीके से ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं जो कि दो पेटियां हैं, एक प्रशांत महासागर पेटी और एक ही अटलांटिक महासागर की पेटी। ठीक है, इसमें देखिए जो है जहाँ मुर्दार जो पर्वत है अधिकतर ज्वालामुखी क्षेत्र वहीं पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी की जो पपड़ी है वो एक भारी किनारा जब दूसरे हल्के किनारे के साथ जब घुसकर गलता है घुसकर जब गलता है तब ये मैग्मा बनकर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है। ज्वालामुखी और भूकंप लगभग एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्षेत्र भी जान लिया कि ये कहाँ पे पाए जाएंगे। अब थोड़ा हम जान लेते हैं क्या कि ये ज्वालामुखी जब आता है तो मानव को फ़ायदा रहता है या नुकसान रहता है। तो देखो ज्वालामुखी जब आता है तो फ़ायदा भी रहता है लेकिन नुकसान भी रहता है। तो पहले हम फ़ायदा को जान लेते हैं कि ज्वालामुखी जब आता है तो हमें क्या क्या फ़ायदा होती हैं। तो हेडिंग लगाएंगे लाभकारी प्रभाव। इसमें पहला देखिए जो लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसलों की अच्छी पैदावार होती है। ठीक है, जब लावा लावा जब ठंडी हो जाती हैं तो धीरे धीरे काली मिट्टी की तरफ रूप ले लेती हैं। तो वहाँ पे अगर गन्ना और कपास की अगर फसल बोया जाए तो बहुत अच्छी पैदावार पैदावार वहाँ पे होगी, तो फ़ायदा ही तो है। दूसरा ये है कि ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे लोहा खनिज ऊपर आ जाते हैं। भाई पृथ्वी के अंदर ये सभी जो होते हैं खनिज, और जब ज्वालामुखी जब ऊपर जब अंदर से एक बार जब वो अंदर से जब बल लगता है तो उसमें से उद्गार होता है, तो ये सभी चीज़ें जो बहुमूल्य जो हैं पृथ्वी पे आ जाती हैं, तो ये भी फायदा है। तीसरा ये है कि ज्वालामुखी प्रदेश में गर्म जल स्रोत मिलते हैं जिसके पानी में गंधक घुले रहते हैं जो चर्म रोग के लिए अधिक लाभकारी हैं। भाई ये भी अच्छा बात है। चौथा यह है कि अधिक तापमान वाले भाप को संचित कर भूतापीय बिजली का निर्माण होता है, यहाँ भी फायदा हुआ। पांचवा ये है कि क्रेटर झील के बनने पर पर्यटक स्थल बनता है ना, जो आपको बताया हमने क्रेटर झील का निर्माण जब हुआ तो वो आपके एक पर्यटक स्थल के रूप में भी हो सकता है। और झील का पानी सिंचाई के काम भी आ सकता है। तो आपको ये पांच जो है आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। ज्वालामुखी अगर आता है तो आपको ये लाभ हो गया। ठीक है, बहुत सारे लाभ होंगे लेकिन आपको इतना ही जानना है। अब हमने लाभ तो उठा लिया, अब इसका हानि भी थोड़ा सा देख लें। तो पहला है कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली लावा के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। ठीक है, मतलब जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो बहुत दूरी में, क्योंकि उसमें से तो आग जैसा निकलता है मैग्मा लावा। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी वनस्पति होगी छोटे छोटे जीव जंतु जो भी होंगे तो सब दब के मर जाएंगे। दूसरा ये है कि ज्वालामुखी के कारण समवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आ जाते हैं। मतलब ज्वालामुखी जहाँ पे उद्गार होगा तो वहाँ के जो आसपास जो भी सीमा होंगी वो वहाँ पे क्या होगा, ज्वालामुखी अचानक से विस्फोट होगा तो यहाँ आसपास के जितने भी एरिया होंगे यहाँ पे तो आ जाएंगे, मतलब पृथ्वी जो है वहाँ पे कँप जाएगी, है ना। तो काँपेंगी तो बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तीसरा ये है कि लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत मकान आदि नष्ट हो जाएंगे, है ना। अभी समझ ही रहे हो, नष्ट तो होंगे ही नष्ट होंगे। चौथा ये है कि समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से जल उबलने लगता है जिसे बड़ बड़ वानल कहते हैं, जिसके बाद समुद्र जीव जैसे मछलियाँ ये भी सभी मर जाएंगे। सोचो समुद्र में अगर ज्वालामुखी जो है विस्फोट होता है तो वहाँ जल भी खौलने लगेगा, जो कि समुद्र में कितना सारा पानी होता है, फिर भी देखो वहाँ पे पानी खौलने लगता है। तो उसमें जितनी भी मछलियाँ होंगी, है ना, बड़ी बड़ी मछलियाँ होंगी, छोटी मछलियाँ होंगी, और भी पानी के जितने जीव होंगे वो सभी क्या होंगे, मर जाएंगे। पांचवा ये है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीले गैस निकलती हैं जो वायुमंडल में जाके मिल जाती हैं और प्रदूषण फैलाती हैं। तो ये हानि तो है भी, लाभ भी है और हानि भी है ज्वालामुखी से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं लाभ
हानि जो है आप इसको अच्छे से जान गए होंगे। देखो एग्जाम में आप इसको लिखना, ठीक है, ज्वालामुखी के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको लिखना, ठीक है। अब हमारे इस वीडियो का लास्ट हेडिंग है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्रेटर तथा काल्डेरा में अंतर, ठीक है। क्रेटर तो भाई आप जानते हो, लेकिन काल्डेरा में अंतर। देखिए ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो वो किस आकार के हो जाता है, शंकु के आकार के हो जाता है। लेकिन जो उसके ऊपर जो है शंकु के आकार का ऊपर, ये ऊपर जो इसका आपका हिस्सा होता है, यहाँ पर कीप आकृति का एक गड्ढा होता है, ठीक है। इस तरीके का एक गड्ढा होता है, और ये जो गड्ढा जो होता है इसी को कहते हैं क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर आपको पता होगा कि जो गड्ढा होता है शंकु आकार का, ये आकृति होती है और ऊपर ही आपका इस तरीके से गड्ढा होता है, तो ये इसको तो कहेंगे क्रेटर। लेकिन जो काल्डेरा स्पेनी शब्द है, स्पेनी शब्द काल्डेरा है, जिसका मतलब होता है कड़ाहा, है ना, कड़ाहा होता है स्पेनिश में आपका काल्डेरा, और इसका हिंदी मतलब अर्थ होगा कड़ाहा। ये बहुत तेज़ी से विस्फोट, जब शंकु का ऊपरी भाग जो है जब तेज़ी से विस्फोट होता है, तो जो ये ऊपरी भाग जो है आपका, ये उड़ जाने से या क्रस्ट या जो है धंस जाएंगे, ठीक है। जिससे काल्डेरा का विकास होता है। जब ये और अंदर आ जाएगा या ये उड़ जाएगा यहाँ से, है ना, उड़ जाएगा, तो यही काल्डेरा का विकास होता है। संसार का सबसे बड़ा काल्डेरा जो है जापान का आसो है, याद रखिए जापान का आसो है, जिसकी परिधि की केवल बात करें तो 112 किलोमीटर किमी तथा अधिकतम चौड़ाई की बात करें तो 27 किमी है। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि जो कभी कभी विस्फोटीय उद्गार जो इतना अधिक तेज हो जाता है कि ज्वालामुखी नाली का सभी भाग मैग्मा में डूब जाता है ना, मैग्मा में जो डूब जाता है, और इस प्रकार जो निर्मित जो वहाँ पे जो फैलाव जो होगा, फैला होगा, विसरित कर सकते हैं, इस प्रकार जो निर्मित विसरित ज्वालामुखी क्रेटर जो हो जाएगा फैलाव, क्योंकि क्रेटर तो इतना ही को कहते हैं, इस गड्ढे को क्रेटर कहेंगे। लेकिन जब विस्फोट होगा तो या तो ये पूरा यहाँ से उड़ जाएगा, तो और भी गड्ढा हो गया ना, और भी गड्ढा हो गया, इसको कहेंगे, इसको कहेंगे काल्डेरा, है ना। तो मतलब कि विसरित ज्वालामुखी क्रेटर, है ना, विसरित यानी कि मतलब और धस जाए, है ना, और फैलाव में हो जाए, तो ये ज्वालामुखी ये क्या इसी क्या रूप ले लेगा, ये जो क्रेटर जो छोटा सा था, यही क्रेटर आपका बड़े रूप में आपको काल्डेरा यही कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको काल्डेरा और क्रेटर में समझ में आ गया होगा। अब कुछ विद्वान काल्डेरा को क्रेटर के नीचे की ओर धंसने से बना मानते हैं, जबकि दूसरी ओर जो डेली महोदय हैं वो कहते हैं कि काल्डेरा जो है इसकी उत्पत्ति क्रेटर के धंसाव से ना होकर ज्वालामुखी में विस्फोट उद्भेदन से मानी जाती है। तो इनका इन दोनों का मत हो गया। एक और महोदय हैं जो वारसेस्टर के अनुसार ये कहते हैं कि काल्डेरा एक ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका विस्तार अवतलन के द्वारा होता है, ठीक है। अब अवतलन क्या होता है भाई, देखिए अवतलन का मतलब क्या होता है कि जो भी क्षेत्र है, अगर उसका जो सतह जो है, ये सतह जो है, ये अगर नीचे की तरफ अगर धंस जाए तो इसी को बोलते हैं अवतलन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। जितने भी हमने हेडिंग बताया आपको अच्छे से यहाँ समझ में आएगा होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले ज्वालामुखी से तो आप कर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।